कार्यपालिका का चैप्टर नंबर 2 है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत जो है संस्थागत रूप से निहित है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल के सदस्य सदन के संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य अध्यक्ष की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? या तो है 1, 2, 3, 1, 2 ऑप्शन बी, 3 ऑप्शन सी, 2 और 3 और ये सब। देखिए इसका सभी विस्तार उत्तर देखिए इसका 1 और 2 उत्तर सही होगा। बी नंबर, ए नंबर। देखिए मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। वो तब तक बने रह सकते हैं जब उनको विश्वास मत है उनके पास। जैसे अविश्वास प्रस्ताव आता है ना लोकसभा में, तो हार जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव में, तो इनको हटना पड़ता है। और 3 नंबर जो है ना, राज्य के अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उत्तर सही हो गया। आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन ये फिर से है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद मर्यादा पद तक धारण किए रहते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो 1, 2, 3, 1, 3। तो देखिए इसका उत्तर होगा 2 और 3 इसका सही उत्तर है। 2 में कहा गया है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद मर्यादा पद पे धारण करेंगे। ठीक है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ये तो बिल्कुल सही है, सूचित तो करना पड़ता है। प्रधानमंत्री काम क्या करते हैं? एक ब्रिज का प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री जो है पीएम जो है, एक ब्रिज के काम करते हैं। किसको? यहाँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होंगे, ऐसा मंत्रिपरिषद होगा। ये दोनों के बातों को जोड़ने के काम कौन करते हैं? तो ये पीएम के द्वारा होता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में ये बात कहा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद मर्यादा पे मंत्री सब पद अपने धारण के रखे रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति जी कह देंगे कि अब आप मंत्री पद से हट जाइए, तो हट जाना पड़ता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या क्या क्राइटेरिया है जो देख लीजिए। तो इसका देखिए उत्तर। तो प्रधानमंत्री होने के लिए जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 महीना के भीतर अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। 6 महीने के भीतर नहीं होते हैं तो उनको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, ये बातें कही गई। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से नहीं, ये जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री बनते समय आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होगा? संघीय बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित, इसका परिणाम होगा मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना पड़ेगा यदि जो बजट पेश नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसी के लिए आपको काम करने के लिए बनाया गया है। आप यही काम नहीं करेंगे। लेखा अनुमोदन और आंतरिक बजट के बीच का अंतर क्या होता है? तो देखिए लेखा अनुमोदन, आंतरिक बजट। अस्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधानों को प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाही सरकार आंतरिक बजट के प्रावधानों का प्रयोग करती है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र के संबंध होता है, जबकि आंतरिक बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों की संबंध शामिल होता है। तो सही है या तो है। तो केवल उत्तर देखिए इसमें 2 सही होगा, केवल 2 सही है। देखिए कैसे है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि आंतरिक बजट में व्यय तथा
आवर्ती दोनों सम्मिलित होता है। ठीक है, इसमें ये उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विस्तार से इसका। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का आरंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लोक लेखा अनुदान संसद के पारित कराया जाता है, संसद से पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है और लेखा अनुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती है। आंतरिक बजट में जो है व्यय तथा आवती मतलब होगा जो आगे जमा करना है, आवती दोनों सम्मिलित होता है तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाही सरकार द्वारा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे चुनाव से पूर्व, जैसे मान लीजिए किसी को नवंबर में चुनाव है, फरवरी में बजट पेश करना है, तो ये अंतरिम बजट पेश होगा, मतलब कि 6 महीना के लिए ही बजट पेश होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? परमाणविक देखिए किसके प्रशासन के अधीन होता है? तो परमाणु ऊर्जा जो होगा ना, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। चलिए आगे विस्तार से देखते हैं। परमाणु ऊर्जा पाउवी की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से दिनांक 3 अगस्त 1954 ईस्वी को भारत परमाणु ऊर्जा विभाग का किया गया था। राइट, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान में उपलब्ध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सदस्य कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देश से कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? देखिए इसमें से देखिए कोई बातें सही नहीं हैं, दोनों बातें जो गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। संसद के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और संविधान के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य को संसद की किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अलावा संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, बशर्ते कि पद ग्रहण करने के 6 महीना के भीतर वो कहीं का ना किसी हाउस का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ये बात सही है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। ये इसलिए दोनों कथन असत्य हो गया। संघीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैबिनेट सचिव के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रियों विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा उत्तर सही है या तो है? तो देखिए इसमें से केवल 2 उत्तर सही होगा और सब गलत है। देखिए कह रहा है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रियों विभागों का सृजन किया जाता नहीं, राष्ट्रपति के सलाह पर होता है। ठीक है, और यहाँ दूसरा नंबर सही है। हर एक मंत्री को प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को अनुशंसा का गठन करने की अनुशंसा करती है। हम अभी बताते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। इनमें से कौन सा उत्तर? देखिए पहला बात जो कहा गया है वो तो सही है बिल्कुल, 1 नंबर। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में जो है 36 नहीं, वर्तमान में 36 नहीं है, ये बढ़ के 67 हो गया, 67 है। ठीक है, ये है वर्तमान में। चलिए भारत संघ के मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसमें कथन 1 में कह रहा है। कथन 2 में देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संसद सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो देखना है कौन सा उत्तर सही है। इसमें से देखिए 1 गलत है और 2 सही है। तो 1 गलत है, 2 सही कहाँ पे है? तो ये डी नंबर में है, तो डी नंबर ही सही होगा। ठीक है, क्यों? देखिए लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य मंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन
भारत संघ के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व, दोनों के प्रति नहीं होता है, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? कौन सा जो रहे हैं? बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाईवी चान्हा और प्रणब मुखर्जी। तो कौन रहे हैं इसमें देखना है। 1 2 3 1 3 4 2 4 ये सभी, तो ये सभी रहे हैं, इसका सभी उत्तर सही होगा। चलिए विस्तार देखते हैं। बीपी सिंह 1985 से लेकर 87 तक रहे थे। वेंकटरमन जो था 1980 से लेकर 82 तक रहे थे। वाईवी चौहान जो 87-90 रहे थे। और प्रणब मुखर्जी 92 से 85 और 2009 से 12 तक रहे थे। ठीक, एक क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, धूम मचाया हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1 से 1 में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का कार्य क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्याओं व उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत धूम मचाया हुआ क्वेश्चन था बीपीएससी में। 13 तारीख को भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया, 4 तारीख को भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया, 2 बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 91वां संविधान संशोधन। चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। 91वां संविधान संशोधन आया था 2003 में और इसमें दल बदल की बात किया गया था। ऐसे में कहा गया था 15% से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वीडियो देखने के लिए छोटे छोटे वीडियो होता है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। 12 मिनट का वीडियो है, आपको यूपीएससी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा से समझाया भी गया है। और जो भी दिक्कत है इसमें क्या हम गलती किए हों उसके लिए उसको सुझाव देने के लिए कमेंट में आप लिखिएगा, तब मैं जान पाऊँगा कि इसमें मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। गार्जियन हैं तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।